हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है टेक्सटाइल पर। टेक्सटाइल में भी हमने अभी तक जो पढ़ा, क्या पढ़ा? वो पढ़ा अपने रेशों के बारे में। रेशों से हमने बनाया धागा और धागे से हमने बनाया वस्त्र। वस्त्र यानी कि जो हमारा कपड़ा था। अब हमने कपड़े से पहनने योग्य कपड़ा भी बना लिया और जो हमने रेशे से धागा बनाया वो आपकी प्रक्रिया कहलाई कताई यानी कि स्पिनिंग की। फिर आपने धागे से जो कपड़ा बनाया वो प्रक्रिया आपकी कहलाई नीटिंग की। नीटिंग, वीविंग, फिल्टिंग, इन कई मेथडों से हम अपने वस्त्रों को बनाते हैं। लेकिन जो आपके वस्त्र बनाए जाते हैं नीटिंग प्रोसेस के बाद या फिर वीविंग प्रोसेस के बाद, वो आपके वस्त्र पहनने लायक नहीं होते हैं। तो हम उन पर तमाम प्रकार की परिसज्जाएँ करते हैं और उन परिसज्जाओं के उपरांत वो वस्त्र हमारे पहनने के लायक होते हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों को देख रखा है। साथ ही साथ हमने भारत के कुछ परंपरागत वस्त्रों के बारे में पढ़ा और हमने भारत के परंपरागत कढ़ाई के बारे में पढ़ा, जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम अपने टेक्सटाइल की समाप्ति की ओर हैं। तो जब हमने ये अपने वस्त्र बना लिए हैं, तो अब हमें अपने वस्त्रों का चुनाव करना है। आपको पता है कि मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, वो कितनी हैं? ये आपसे पूछा भी जा चुका है। तो आपको पता है वो 3 आवश्यकताएँ हैं। कौन-कौन? रोटी, कपड़ा और मकान। तो हमने रोटी यानी कि हमने न्यूट्रिशन साइंस भी पढ़ लिया। कपड़ा हम पढ़ रहे हैं टेक्सटाइल और हमने मकान के बारे में पढ़ लिया जब हमने होम मैनेजमेंट की क्लास की थी। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वस्त्रों का चुनाव। वस्त्र का चुनाव हमें किस प्रकार से करना चाहिए, इसके बारे में हमें आज जानना है। तो आपको पता है ये वस्त्र हमारा मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं 3 उनमें से एक है, ठीक? वस्त्र जो होता है वो क्यों पहनते हैं हम? सबसे पहले वस्त्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। जो व्यक्ति जिस तरह से हम अपना जो है वस्त्र पहनते हैं, ये हमारे व्यक्तित्व को तो प्रदर्शित करता ही करता है, साथ ही साथ जो व्यक्ति की अभिरुचि है, व्यक्ति की जो संस्कृति है, इन सारी चीज़ों को बताता है। और ये जो वस्त्र होता है, वस्त्र हमें जैसे आपको अब हम मानव के लिए जल हो गया, हवा हो गया, भोजन हो गया, इन सब के बिना उसका जीवन नहीं चल सकता है। उसी तरह से जो वस्त्र होता है, इसके बिना भी व्यक्ति रह नहीं सकता है। अब वस्त्र हम पहनते क्यों हैं? तो सर्दी हो गया, गर्मी हो गया, बरसात हो गया, इन सभी से सुरक्षा पाने के लिए हम वस्त्रों का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ ये हमारी जो पर्सनैलिटी है उसके डेवलपमेंट में भी सहायता करता है। जिस तरह से आप वस्त्र पहनते हैं, जैसे आपने अगर उचित उत्तम परिधान पहना है, तो आपके अंदर से जो आपका आत्मविश्वास है, वो जागृत होता है। हमें अंदर से संतुष्टि मिलती है। हमें देखने को मिलता है सुख में हैं हम, हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो इन सब वजहों से हम वस्त्र को पहनते हैं। अब वस्त्रों का अगर आपने गलत चुनाव कर लिया है या माना आपको पता है कि जैसे हर व्यक्ति का अपना-अपना एक पर्सनैलिटी होती है, अपनी-अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, उसी हिसाब से उसे वस्त्रों का चुनाव करना होता है। जैसे एक मोटी महिला है, उसे किस तरह का वस्त्र चुनाव करना चाहिए। एक दुबली महिला है, तो उसे किस तरह का वस्त्र चुनाव करना चाहिए। एक नाटी महिला यानी कि जिस महिला का कद छोटा होता है, उसे हम नाटी बोलते हैं। तो जो एक नाटी महिला है, उसके लिए हमें किस प्रकार का वस्त्र लेना है? तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए वस्त्र का चुनाव करना चाहिए। अगर हम कभी ऐसा कपड़ा पहन लेते हैं जो हमारे ऊपर फबता नहीं है,
फबने का मतलब ये हो गया कि जो हमारी पर्सनैलिटी को शोभा नहीं देता है। तो इससे क्या होता है, हम हीन भावना हमारे अंदर जागृत हो जाती है। हम दूसरों के सामने अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति अंतर्मुखी या फिर असामाजिक या फिर समस्यात्मक व्यवहार करने लगते हैं। तो ये जो आपका कपड़ा होता है, ये कपड़ा आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके व्यक्तित्व को निखारने में, आपके आत्मसम्मान के लिए वस्त्र से आपका आत्मसम्मान भी बढ़ता है, ठीक? तो ये तमाम पहलुओं को देखते हुए हमें वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है, ये तो हमने समझा कि हमें वस्त्र का चुनाव क्यों करना है। अब हम ये देखेंगे कि जब आप एक वस्त्र का एक परिधान संबंधित निर्णय लेते हैं, तब आपको उसमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या आप ऐसे ही जाके कोई भी वस्त्र ले लेते हैं मार्केट से? तो नहीं। जो आप परिधान लेते हैं, जो आप वस्त्र लेते हैं, यहाँ पर परिधान से मतलब वो होता है कि जो आप पहनने योग्य कपड़ा लेते हैं, ठीक? तो जो आपका परिधान संबंधित निर्णय लेने का एक चरण होता है। सबसे पहला चरण, इस चरण को ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने आपको कई बार बताया है, अगर कभी आपसे चरण संबंधी कुछ पूछा जाता है, तो उसको आपको क्रम में ध्यान रखना होता है। आप क्रम में ध्यान रखेंगे कि आपको किस क्रम में ये आपको अरेंज करने के लिए भी पूछा जाता है। इसी में ही नहीं, अगर कहीं भी आपका, जैसे हमने प्रसार शिक्षा के चरण पूछे थे, मतलब पढ़ा था हमने। हमने जैसे किसी वस्त्र के निर्माण का चरण हो गया, वस्त्र के निर्माण से याद आया कि कभी भी ये कई बार पूछा जा चुका है कि जो रेशे से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया है वो क्या है? तो रेशे से आप धागा बनाएँगे, धागे से कपड़ा बनाएँगे यानी कि रेशा, फिर आपका आ जाएगा वीविंग, सॉरी वो आ गया आपका स्पिनिंग, स्पिनिंग के आप स्पिनिंग के बाद आपका तैयार होगा धागा, धागे के बाद आप करेंगे वीविंग, नीटिंग, फेल्टिंग या फिर कोई भी अन्य प्रक्रिया और उससे बनाएँगे आप कपड़ा। देन आप उस कपड़े से बनाएँगे पहनने योग्य कपड़ा। तो इस तरह से ये भी आपका एक क्रम होता है जिसे आपको ध्यान रखना होता है। तो हम बात करेंगे जो परिधान का जब हम चुनाव करते हैं, जब हम वस्त्र को खरीदते हैं, तो ऐसे में कुछ आपके चरण होते हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली समस्या को परिभाषित करना। यहाँ समस्या को परिभाषित करने का अर्थ क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस प्रयोजन के लिए वस्त्र को पहनना है। वस्त्र को आप कब पहनेंगे? क्या किसी शादी-विवाह में पहनना है? या आपको हमेशा घर पे पहनना है? या मान लेते हैं आप जा रहे हैं किसी शादी वगैरह में, तो ऐसे में आपको वस्त्र पहनना है। तो सबसे पहले आप समस्या को परिभाषित कर रहे हैं कि आपको वस्त्र क्या पहनना है, किस अवसर के लिए पहनना है। फिर दूसरा आपका आता है इच्छाओं को परिभाषित करना। इच्छाओं को परिभाषित करने का मतलब आप ये देखेंगे कि आप किन वस्त्रों को पहनना चाहते हैं, कैसे वस्त्र पहनना चाहते हैं। जैसे मान लिया शादी में जा रहे हैं आप, ठीक? तो आपके पास साड़ी भी है, आपके पास लहंगा भी है, आपने जीन्स टॉप भी ले रखा है। तो अब आपको ये सोचना है कि हमें वहाँ पर पहनना क्या है। सबसे पहली समस्या तो ये थी आपकी कि कहाँ पहनना है। फिर आपने देखा कि आपको पहनने की इच्छा क्या है। अब मान लीजिए आपने सोचा कि हमें लहंगा पहनना है। अब आप जाएँगी अलमारी खोलेंगी और देखेंगी आपके पास लहंगा कौन-कौन सा है। तो जो आपके पास लहंगा कौन-कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका विकल्प को परिभाषित करना। मतलब कि आपके पास लहंगा कौन-कौन सा है। पहला तो आपके पास ये विकल्प था कि आप चाहे लहंगा पहने, चाहे आप जीन्स टॉप पहने, चाहे आप सलवार कुर्ती पहने या आप साड़ी पहने, ठीक? फिर उसमें से आपने ये डिसाइड किया कि हम पहनेंगे लहंगा। फिर आपने देखा जो आपके पास लहंगा है, उसमें से आपने किस लहंगे को पहना।
ये हो गया आपका जो विकल्प था, विकल्प में से आपने उत्तम विकल्प का चुनाव कर लिया। अब जब आपने उत्तम विकल्प का चुनाव कर लिया, तब आपने निर्णय को क्रियान्वित किया, यानी कि आपने वस्त्र को ले लिया, आपने वस्त्र को पहन लिया। तो ये आपके 5 चरण होते हैं। और ध्यान रहे, जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं, तो उसका परिणाम, ये आपने होम मैनेजमेंट में भी पढ़ा है, कि जो भी आप निर्णय लेते हैं और उसका इम्प्लीमेंट करते हैं, परिणाम चाहे जो भी हो, आपको उसके लिए तैयार रहना है, ठीक? अब जैसे आपने लहंगा तो ले लिया, आपने उसको पहन भी लिया, अब आप इसलिए तैयार रहिए कि आपने जो परिधान चुना है, जो आपने पहना है, अब चाहे आप उसमें चल पाएँ या ना चल पाएँ, आपके ऊपर अच्छा लगे या ना लगे, ये आपको समझ के रखना है। आपने जो निर्णय लिया है, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, तब जाके आपका ये निर्णय की प्रक्रिया जो है, वो पूर्ण होती है, ठीक? तो जो आपने निर्णय लिया है, उससे जो आपको परिणाम मिल रहा है, उससे आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए, ठीक? अच्छा हो या बुरा हो। तो ये हमने सबसे पहले कौन-कौन सा देखा? जो परिधान संबंधित निर्णय लेने हैं, उसमें हमने 5 चरणों की बात की। सबसे पहले आप करेंगे समस्या को परिभाषित, फिर आप इच्छाओं को परिभाषित करेंगे, फिर आपके पास विकल्प क्या-क्या हैं, विकल्पों को परिभाषित करेंगे, फिर उसमें से आप उत्तम विकल्प का चुनाव करेंगे और लास्ट में आप उसको क्रियान्वित करेंगे, जो आपने डिसाइड किया है वस्त्र के चुनाव के लिए, ठीक? तो ये थी हमारे परिधान संबंधित निर्णय लेने के जो चरण थे। अब आगे हम देख लेते हैं कि जब आप वस्त्र का चुनाव कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए। मतलब चाहे वस्त्र हो या कोई भी चीज़ जब आप लेते हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं वस्त्र की, तो हम वस्त्र की ही बात करेंगे। जैसे जब आप वस्त्र का चुनाव कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको कुछ पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए। वो बातें क्या हैं, उस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ध्यान रखने योग्य बात है आपकी, वो है वस्त्र के कार्य क्षमता के अनुरूप वस्त्र खरीदना। अब सबसे पहले ये वस्त्र की कार्य क्षमता का क्या अर्थ होता है? क्या वस्त्र कोई कार्य करता है? तो नहीं। मतलब वस्त्र के कार्य क्षमता के अनुरूप वस्त्र खरीदने का अर्थ ये हो जाता है कि आपने जिस वस्त्र को खरीदा है, उससे आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो, यानी कि प्रभावित ना हो, मतलब उसमें बाधा उत्पन्न ना हो। आप कार्य को कुशलता से कर सकें, उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। मतलब आपको किचन में खाना बनाना है और आपने ऐसा ढीला-ढाला वस्त्र ले लिया है, जो कहीं भी आपका फँसता रहता है और आपकी जो आस्तीन है, वो भी बिल्कुल आपकी हथेली तक जा रहा है। तो ऐसे में क्या आपकी जो कार्य क्षमता है, वो प्रभावित नहीं होगी? मतलब उसमें बाधा उत्पन्न होगा। तो हमें वस्त्र को खरीदते समय इस बात का ध्यान होना चाहिए कि वस्त्र के कार्य क्षमता के अनुरूप हमें वस्त्र खरीदना चाहिए। यहाँ वस्त्र की कार्य क्षमता से अर्थ है कि व्यक्ति की कार्य क्षमता, यानी कि व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को देखते हुए हमें वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। अगर हमें कहीं शादी पार्टी में जाना है तो किस तरह का वस्त्र लेना चाहिए, घर पे पहनना है तो किस तरह का वस्त्र लेना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए वस्त्र को आपको खरीदना चाहिए। अगली बात आ जाती है वस्त्र की सुंदरता एवं आकर्षण। मतलब जब आप वस्त्र खरीदें तो आपका जो वस्त्र होना चाहिए वो सुंदर और आकर्षक हो। ऐसा ना हो कि वो देखने में भद्दा लगे या देखने में वो अच्छा ना लगे। तो जब भी आप वस्त्र खरीदें, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो आपका वस्त्र है, वस्त्र आपका सुंदर हो और आकर्षक हो। अब बात करते हैं वस्त्र की उपयुक्तता। यानी कि आपको वस्त्र की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए वस्त्र को खरीदना चाहिए। जब आप
वस्त्र खरीद रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो वस्त्र खरीद रहे हैं, वो हमारा उपयुक्त है या नहीं। ये हमारे जिस कार्य के लिए हम खरीद रहे हैं, उसमें हम इसको पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं। ऐसा ना हो कि हमने वस्त्र खरीद लिया और हम उसे पहन ही ना सकें। तो जब भी आप वस्त्र खरीदें, तो उसकी उपयुक्तता यानी कि उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए वस्त्र का चुनाव करना चाहिए। जो आपका अगला पॉइंट है ध्यान रखने के लिए, वो है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति का मतलब ये हो गया, आर्थिक स्थिति का मतलब आप समझ रहे हैं, आर्थिक स्थिति का मतलब एक ही होता है कि वो आर्थिक स्थिति आपकी कैसी है। अपने आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए, ये हमने पढ़ रखा है। जैसे और हमें ये मालूम भी है, हम अपने जीवन में इसका इम्प्लीमेंट भी करते हैं इस चीज़ को, कि जिस तरह का हमारा बजट होता है, उसी बजट के हिसाब से हम अपने वस्त्रों को खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कमाई जो है 100 की है, हमने वस्त्र खरीद लिया 500 का। अगर 100 की कमाई तो बहुत कम बोल दिए। जैसे अगर आपके पास बजट है 1000 का और आपने साड़ी खरीद ली 1500 की, तो कहाँ से आप उसकी भरपाई करेंगे? या आपके पास जो है पैसा और भी है, यानी कि आपके पास 2000 4000 है, आप गए हैं 5000 तक का कपड़ा लेने और आपने पसंद कर लिया 10,000 का कपड़ा, तो आप कैसे उसे खरीदेंगे? तो जब आप वस्त्र खरीद रहे हों, तो आपको अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान होना चाहिए। साथ ही साथ मौसम के अनुसार जैसे अभी कौन-सा मौसम है? अभी आपका ये ठंडी का मौसम जा रहा है। तो अगर आपको वस्त्र खरीदने हैं, तो क्या आप अब ऊनी वस्त्र लेंगे? अब आप जो वस्त्र लेंगे, वो आप लेंगे कि जिन्हें आप गर्मी के मौसम में पहन सकें। तो आपको मौसम के अनुकूल ही वस्त्र लेना चाहिए। साथ ही साथ कुछ और पॉइंट को आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे वस्त्र सुंदर और आकर्षक तो होना ही चाहिए, लेकिन उसकी किस्म भी अच्छी होनी चाहिए, उसका रंग भी पक्का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वस्त्र एक बार धुलें और उसका रंग उतर जाए। अब कोई वस्त्र आप लेकर आए हैं और अगर उसका रंग एक बार धोने पर, 2 बार धोने पर निकल गया और महँगा था, तो ऐसे में क्या आपने जो अभी अपना धन व्यय किया है, वो आपका सार्थक हुआ या फिर वो निरर्थक हो गया? तो आप कहेंगे कि हमारा जो पैसा था वो पानी में चला गया, ठीक? ऐसा होता है ना कि जैसे कभी-कभी हम कुछ कपड़े लाते हैं तो उसको हम काफ़ी दिन तक पहनते हैं, हम कहते हैं हमारा पैसा तर गया। वहीं हम कुछ ऐसे फैंसी कपड़े लाते हैं जिन्हें हम सिर्फ़ 1-2 बार पहनते हैं और वो बेकार होता है, तो हम कहते हैं हमारा पैसा पानी में चला गया। तो जब आप वस्त्र खरीद रहे हों, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ-साथ वस्त्र के टिकाऊपन पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको समयानुकूल वस्त्र खरीदना चाहिए। मतलब जो आजकल के फैशन में है, उसके अनुसार आपको वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। आपको मितव्ययिता का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब कम पैसे में आप अच्छे से अच्छे वस्त्रों का चुनाव कर सकें, इस बात का ध्यान आपको होना चाहिए, ठीक? तो जब भी आप ये सिर्फ़ आपके बुक की चीज़ नहीं है, जब भी आप वस्त्र लेने जाएँ तो इन सारे पॉइंट को आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। इन सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए जब आप वस्त्र को खरीदने जा रहे हैं। आप एक गृहिणी हैं, आए दिन आपको कपड़े लेने ही रहते हैं, कभी बच्चों के, तो कभी बड़ों के, तो कभी खुद के लिए। तो जब इन सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में रख कर लेंगे वस्त्र को, तो आप बेहतर वस्त्र का चुनाव कर सकेंगी, ठीक? ये तो रही कि जब हम वस्त्र का चुनाव कर रहे हों, उस टाइम पर हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि आपको किन वस्त्रों का चुनाव करना है, मतलब जलवायु की स्थिति के अनुसार आपको वस्त्र का चुनाव करना चाहिए। आप जिस जलवायु में रह रहे हैं, उनके अनुसार आपको वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आप ग्रीष्म ऋतु में वस्त्र का चुनाव कर रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान होना चाहिए? ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक? तो अगर आप ग्रीष्म ऋतु में वस्त्र का चुनाव कर रहे हैं, तो आप किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे? ग्रीष्म ऋतु यानी कि जो अभी ऋतु आने वाली है, गर्मी का मौसम हमारे, ठीक? तो जब आप गर्मी के दिनों में वस्त्र का चुनाव कर रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए। जैसे जैसे हल्के रंग, जो आप वस्त्र लेंगे वो हल्के रंग के होना चाहिए। आपने सुना होगा कि गर्मी में हमें रंग-बिरंगे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें सफ़ेद कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो जो हमारे गर्मी के वस्त्र होंगे वो कैसे होंगे? वो आपके हल्के रंग के होंगे। साथ ही साथ उसमें हल्की और बारीक छपाई होनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो आपका जो वस्त्र होना चाहिए वो हल्का होना चाहिए ग्रीष्म ऋतु के लिए, और साथ ही साथ जो उसमें छपाई हुई रहती है वो हल्की और बारीक होनी चाहिए। बड़े-बड़े छपाई वाले वस्त्र हमें गर्मी के मौसम में नहीं पहनने चाहिए। चिकने और पतले पोत वाले होने चाहिए। पोत वाले का मतलब क्या हो गया? पोत का मतलब हमने टेक्सचर सुन रखा है। टेक्सचर यानी कि जब आप वस्त्रों को छूते हैं, तो छूने पर वो आपको कैसा महसूस होता है? क्या चिकना महसूस होता है? दरबरा महसूस होता है? तो वही आपका पोत कहलाता है। तो जब आप गर्मी के लिए वस्त्र का चुनाव कर रहे हैं, तो आपके वस्त्र चिकने और पतले होने चाहिए, ठीक? अब पोत तो आपके चिकने और पतले हो गए। साथ ही साथ गर्मी के लिए आपको खुला गला होनी चाहिए, बाँह छोटी होनी चाहिए, थोड़े ढीले कपड़े होने चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके वस्त्रों में नमूने कम हों। कम नमूने वाले वस्त्रों का हमें उपयोग करना चाहिए। कब? गर्मी के मौसम में। साथ ही साथ आपको और क्या ध्यान रखना है कि अच्छे ताप संवाहक होने चाहिए, ठीक? क्योंकि गर्मी का मौसम है, ताप का संवाहक हमें चाहिए, ठीक? आसान धुलाई, जो हमारे वस्त्र हैं उनकी धुलाई आसान होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है गर्मी के मौसम में हमें कपड़ों को बार-बार धुलना पड़ता है। अगला जो पॉइंट है आपका वो है दाग प्रतिरोधक। दाग प्रतिरोधक मतलब हमें ऐसे वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए जिन पर आसानी से दाग ना लगे, या जो दाग लगे आपके उनको आसानी से छुड़ाया जा सके। तो हमें ऐसे वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। साथ ही साथ पसीना प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए उसमें। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु की, और ग्रीष्म ऋतु में जो वस्त्र होते हैं वो हमेशा पसीने से भीगे रहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही आप घर से बाहर निकले पसीने से तर हो गए। तो आपका वस्त्र ऐसा होना चाहिए जो पसीना प्रतिरोधी होना चाहिए। अगला है आपका पक्के रंग। रंग कैसा होना चाहिए? पक्का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गर्मी के मौसम में पसीना होता है, हमें कपड़े बार-बार धुलने पड़ते हैं। अगर रंग पक्का नहीं होगा, तो आपके कपड़े जल्दी ही खराब हो जाएँगे। साथ ही साथ वज़न में हल्का होना चाहिए। हम जानते हैं कि गर्मी में हमें कैसा कपड़ा पसंद होता है। क्या हम गर्मी में भारी कपड़े पहनते हैं? तो नहीं। गर्मी का मौसम जो होता है उसमें हमें हल्के कपड़े, छोटी छाप वाले कपड़े, खुले गले वाले कपड़े जिसमें बाहें छोटी हों उसे पहनना चाहिए, ठीक? तो ये आपके कई पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है जब आप ग्रीष्म ऋतु में वस्त्रों का चुनाव कर रहे हैं, ठीक? तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जब हम ग्रीष्म ऋतु में वस्त्र का चुनाव कर रहे हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि वस्त्र आपके हल्के हों, मतलब हल्के रंग के हों। आपको डार्क कलर नहीं यूज़ करना है। जैसे जैसे काला, नीला, बैंगनी, ये सारे आपके डार्क कलर होते हैं, इन सबको हमें उपयोग नहीं करना होता है। साथ ही साथ हल्की व बारीक छपाई होनी चाहिए। चिकने और पतले आपके पोत होने चाहिए, खुली बाँह, छोटा बाँह,
खुली गला और छोटी बाँह, थोड़े ढीले कपड़े जिसमें प्रिंट कम किए गए हों, नमूने कम बनाए गए हों, ऐसे वस्त्रों का चुनाव हमें करना चाहिए। साथ ही साथ जो वस्त्र आप गर्मी के लिए, ग्रीष्म ऋतु के लिए चुन रहे हैं, वो ताप के अच्छे संवाहक होने चाहिए। साथ ही साथ उनकी धुलाई करना, उनकी सफाई करना आसान होना चाहिए। वो दाग के प्रति प्रतिरोधी होने चाहिए, पसीना प्रतिरोधक क्षमता भी उनमें होना चाहिए और पक्के रंग होने चाहिए। साथ ही साथ उनका वज़न भी हल्का होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जब आप ग्रीष्म ऋतु में वस्त्रों का चुनाव कर रहे हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं कि जब आप शरद ऋतु में वस्त्रों का चुनाव कर रहे हैं तो आपको किस बात का ध्यान होना चाहिए। शरद ऋतु यही बीत गया आपका, तो इसमें आपको कैसे वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले आपको गहरे और चटकील रंग का प्रयोग करना चाहिए। गहरे और आपके चटकील रंग होने चाहिए। चटकील मतलब वही काला, पीला, नीला, हरा, बैंगनी, ये सारे आपके चटकील रंगों के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी का प्रयोग आप शरद ऋतु में करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं शरद ऋतु की। गहरी और बड़ी छपाई की। जहाँ हमने ग्रीष्म ऋतु में छोटी छपाई की बात की थी, वहीं हमें शरद ऋतु में कैसे गहरे और बड़ी छपाई वाले वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो टेक्सचर होना चाहिए, जो पोत होना चाहिए, वो खुरदुरा और रोएदार होना चाहिए। आपके वस्त्र में रोएँ हों, आपका वस्त्र खुरदुरा हो। और हमें जो शरद ऋतु के लिए वस्त्र का चुनाव करना है, वो आपका बंद गला का हो, कॉलर वाले हों, पूरी बाँह के हों, थोड़ा कसे हों, अधिक नमूने वाले हों। अब इसमें और क्या हो सकता है, इसमें आपका झालर हो गया, लैस हो गया, पॉकेट हो गया, बेल्ट हो गया। इन सारी चीज़ों से सुसज्जित किए हुए वस्त्रों का उपयोग हम कर सकते हैं कब? जब शीत ऋतु है, हमारा शरद ऋतु है, ठीक? और ताप के बुरे संवाहक होने चाहिए। हमने ग्रीष्म ऋतु में क्या देखा? ग्रीष्म ऋतु में हमने देखा कि जो आपके वस्त्र होने चाहिए, वो ताप के अच्छे संवाहक होने चाहिए। वहीं अगर शरद ऋतु में ताप की बात करें, तो जो आपके वस्त्र हैं, ये ताप के संवाहक नहीं होने चाहिए, ठीक? वज़न में भारी होने चाहिए। हम क्या पहन रहे हैं? अभी भी हमारा शरद ऋतु ही चल रहा है। तो इसमें हम कैसे पहन रहे हैं? गाढ़े रंग के कपड़े पहन रहे हैं, बड़ी-बड़ी छपाई वाला वस्त्र पहनेंगे, खुरदुरे एवं रोएदार वस्त्र पहनेंगे। आपने देखा कि जो हमारे स्वेटर वगैरह हैं कैसे हैं? बिल्कुल चिकने नहीं हैं। तो ये खुरदुरे हैं, रोएदार हैं और इस मौसम में हम जो कपड़ा पहनते हैं वो आपका बंद गले का होना चाहिए, कॉलर वाले होने चाहिए, पूरी आस्तीन होनी चाहिए, थोड़े कसे होने चाहिए। ढीले-ढाले वस्त्रों का प्रयोग हम कब करते हैं? तो ढीले-ढाले वस्त्रों का प्रयोग हम ग्रीष्म ऋतु में करते हैं, ठीक? तो जब आप शरद ऋतु के लिए वस्त्र का चुनाव कर रहे हैं, तो आपको इन सारे पॉइंट को ध्यान रखना है। इन सारे बिंदुओं को ध्यान रखते हुए हमें ग्रीष्म ऋतु में वस्त्र का चुनाव करना है। क्या-क्या? गहरे और चटकीले रंग होने चाहिए, गहरी और बड़ी छपाई होनी चाहिए, खुरदरी और रोएदार पोत होना चाहिए, मतलब छूने पर वो आपको थोड़े खुरदुरे और रोएदार दिखने चाहिए। बंद गला, कॉलर वाले, पूरी बाँह के, कसे, अधिक नमूने वाले, साथ में झालर, लैस, पॉकेट, बेल्ट ये सारी चीज़ें लगे हुए वस्त्र होने चाहिए। ताप के बुरे संवाहक होने चाहिए और वज़न में भारी होने चाहिए। तो जब आप शरद ऋतु में वस्त्र का चुनाव कर रहे हैं, तो इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए वस्त्रों को लेना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, ठीक? अब आपका लास्ट है वर्षा ऋतु में वस्त्र का चयन। यानी कि जब आप वर्षा ऋतु में वस्त्र का चुनाव कर रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान होना चाहिए? तो जैसे आपका शरद ऋतु होता है तो उसमें हम भारी, मोटे, बड़े छाप वाले ये सारे कपड़ों को ध्यान में रखते हैं। लेकिन जो आपका वर्षा ऋतु है ये आपके इसमें जो वस्त्रों का चुनाव करेंगे वो हम ग्रीष्म ऋतु के समान करेंगे।
यानी कि ताप के अच्छे संवाहक होने चाहिए, छोटे नमूने होने चाहिए, रंग हल्का होना चाहिए और अ, और जो भी हमने वहाँ पर पॉइंट देखा था वो सारे पॉइंट आपके इसमें इंक्लूड हो जाएँगे। और ये आपके कीचड़ प्रतिरोधी होने चाहिए। कीचड़ प्रतिरोधी क्योंकि आपको पता है बरसात का मौसम है तो आए दिन उसमें कीचड़ लगते रहते हैं। तो जब उनको हमें साफ-सफाई भी तो रखनी होगी, तो हमें ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए जो ग्रीष्म ऋतु में आपके सॉरी जो आपके वर्षा ऋतु के लिए उपयोगी हों, कीचड़ प्रतिरोधी हों। साथ ही साथ आसानी से सूखने वाले हों। आसानी से सूखना यानी कि आपको पता है बारिश का मौसम है, पानी बरस रहा है, हमारे वस्त्र जल्दी नहीं सूखते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में हमें ऐसे वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए कि जो आपके आसानी से सूख जाएँ, ठीक? तो इन्हीं सभी पॉइंटों को ध्यान रखते हुए आपको वस्त्र का चुनाव करना चाहिए। जब आप सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए वस्त्र का चुनाव करेंगे, तो आपका जो लगाया हुआ पैसा होगा वो सार्थक जाएगा, निरर्थक नहीं जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। क्लास आपकी लंबी नहीं हो सकती है, इसके लिए अभी हमें इसका एक पार्ट और करना है, जिसमें हम देखेंगे कि जो शारीरिक रचना के अनुसार हमें किस तरह के वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए, बच्चों के लिए आपको किस तरह से चुनाव करना चाहिए। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमें अनेक अवसरों पर किस तरह से वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। आप में से जिन लोगों ने भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, तो आप टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं और रात 9 बजे क्विज़ होती है, आप वहाँ से उसे सॉल्व करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। अभी आपका ये कंप्लीट नहीं हुआ है, कल ये कंप्लीट होगा, ठीक? तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, चीज़ें आपको समझ में आई हों, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वॉइस में थोड़ी आपको दिक्कत हो रही होगी तो एक अपनी जो है वॉइस को फ़ोन की जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा लीजिएगा। आपको पता है थोड़ी-सी प्रॉब्लम होने की वजह से आपकी जो इसमें जो वॉइस आ रही है वो थोड़ी स्लो जा रही होगी, ठीक? बस कल मिलते हैं, आज के लिए बस यही इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।